वहीं कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं, कोविड इंतजामों की समीक्षा ले रहे हैं और उसके साथ फीडबैक ले रहे हैं। संवाददाता भंवर एस चारण के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, मैं फिलहाल लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में हूं, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार जिले के जो हालात हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं, फीडबैक लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम जो है वो सक्रिय है। पूर्व विधायक हीरालाल नागर उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं, ग्रामीण इलाकों का फीडबैक उनको दिया है लगातार। कोरोना गाइडलाइन के चलते और लॉकडाउन के चलते हालांकि ग्रामीण इलाकों में जाने का जो लोकसभा स्पीकर का कार्यक्रम था वो उन्होंने रद्द रखा है, लेकिन यहीं बैठ करके कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इंतजामों की समीक्षा की जा सके। बिरला साहब, जिस तरह के हालात बन रहे हैं ज़िले में, कल आपने खास बात ये कही कि हमें ऐसे परिवारों को चिन्हित करना है जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को खोया है और उनकी मदद करने के लिए आगे आना है, तो किस तरह से ये मुहिम चल रही है? पूरा कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर जिन परिवार का कोई न कोई सदस्य चला गया, कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर माता पिता दोनों चले गए, दादा दादी बचे हैं, कहीं दादा दादी एक साथ चले गए तो माता पिता बचे तो माता बची पिता बचे। ऐसी स्थिति में मैंने सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सिविल सोसाइटियों को, संस्थाओं को आग्रह किया है कि हम उन परिवारों में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति को देखें। उनकी आर्थिक स्थिति में कमाने वाला व्यक्ति अगर चला गया, परिवार संकट में है, तो संकट के समय हमें लंबे समय उस परिवार के साथ रहना है। उनके बच्चों की पढ़ाई करनी है, ड्रेसेस दिलानी है और खाने पीने का इंतजाम नहीं तो लंबे समय इंतजाम करना है। बच्चे छोटे हैं तो लंबे समय इंतजाम करना है, और बच्चे बड़े हो गए तो उस परिवार में आर्थिक कमाने वाले को सक्षम बना सके, उसके लिए उसकी कहीं ना कहीं जॉब की व्यवस्था करनी है ताकि वो परिवार अपनी बाकी ज़िंदगियों को गुजर सके। क्योंकि असामयिक रूप से जो निधन हुआ है वो हम सबको पीड़ा और दुख तो पहुंचाया है, लेकिन मन को बहुत चिंतित भी किया है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे परिवारों को हम चिन्हित करें और उन परिवारों के साथ खड़े रहें। एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, पिता के रूप में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं ताकि इस परिवार को चलाने में मदद कर सकें। सर, कोटा कोचिंग सिटी है, देश भर के कोचिंग छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और आपने बीच में एक अपील की थी कोटा के कोचिंग संस्थानों से भी कि जिन कोचिंग छात्रों ने अभिभावक कोरोना में खो दिए हैं उनको पूरी तरह से मुफ्त कोचिंग दी जाए। उसका भी कोई फीडबैक आपने लेने का प्रयास किया है? किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? एलएन कोचिंग और कुछ संस्थाओं ने ये कहा है कि देश भर के, यहाँ के नहीं पूरे देश भर के जो विद्यार्थी IIT PMT करना चाहेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या कोरोना के कारण उनके माता पिता या जो उनकी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं है, तो उसको पढ़ाएंगे भी सही निःशुल्क। और ऐसा परिवार है जो रहने में हॉस्टल का किराया देने, उसको हॉस्टल का किराया भी देंगे। ऐसे सभी संस्थाओं ने मुझसे कहा और कोटा बूंदी के सभी महाविद्यालयों के सभी संचालकों ने मुझे कहा है कि ऐसे परिवार जो उस स्कूल में पढ़ते थे लेकिन अब उनकी कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो उन बच्चों को पढ़ाएंगे, ड्रेस देंगे और जितने साल तक वो स्कूल में पढ़ता है उसको निःशुल्क पढ़ाएंगे। केंद्रीय विद्यालय में भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे जितने भी परिवार मेरे पास आएंगे उनका केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिकता से एडमिशन कराऊंगा और साथ के साथ उसकी फीस भी समाज के द्वारा जमा कराऊंगा ताकि हम उसको एक शिक्षा का आर्थिक संबल देकर खड़ा कर सकें। सर, आप फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, बूंदी मालाएं कि आपने वहाँ जिला अस्पताल देखी, PSCs भी देखी, कोटा में लॉकडाउन की भी मर्यादाएं हैं और उसको लेकर भी बहुत सारी बंदिशें हैं। वर्चुअली आप संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप क्या लगता है कितना फीडबैक आपको मिल पा रहा है? उसके आधार पर जिले में क्या हालात अभी आपको लग रहे हैं? मैं पहले हर PSC CSC में जाना चाहता था कि मेरे सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आप अगर जाएंगे तो काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे और उस परिस्थिति में हमें आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए। मैंने सभी स्तर पर, मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी चर्चा करना शुरू किया कि एक छोटे से गांव के अंदर क्या हालात है, चिकित्सा का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसके लिए मैंने समाज के लोगों को, नौजवानों का आह्वान किया है कि आप गांव के अंदर मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान चलाएं
और ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि मैं मेरे गांव को स्वस्थ रखूंगा। ऐसे 3 से 5 नौजवान उस गांव के अंदर तैयार करने, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग कराने और उनको मेडिकल किट देना है ताकि सामान्य बीमारियों को वह चेक कर सके और एक टेली मेडिसिन के माध्यम से वह परामर्श करके उन मरीजों को अगर गंभीर अवस्था में तो पीएचसी सीएचसी तक लाए, नहीं तो जिला हेडक्वार्टर लाए, हम उनका इलाज कराएंगे, निःशुल्क इलाज कराएंगे। सर, एक वक्त में ऑक्सीजन का बहुत टोटा था, तब 2 टैंकर स्टेट कोटे के अलावा आपकी प्रयासों से कोटा को मिल पाए, जिससे बहुत संबल मिला ऑक्सीजन की निरंतरता को बनाए रखने में। लेकिन फिलहाल आवश्यकता है वैक्सीन की, और वैक्सीन के टोटे के चलते आज भी बहुत सारी साइट्स बंद पड़ी है। वैक्सीन के अंदर जो पॉलिसी बनी है वो 45 से ऊपर की वैक्सीन केंद्र सरकार निःशुल्क लगाई है। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की वैक्सीन राज्य सरकार को खरीदनी थी और केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें खरीदे, अपने हिसाब से टेंडर करें। कई राज्य सरकार ने टेंडर की प्रक्रिया की है और उनको सफलता हासिल मिली है। कईयों ने कोशिश की लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाई है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार आपस में चर्चा कर रहे हैं कि क्या पॉलिसी बने ताकि अधिकतम लोगों को वैक्सीनेशन हो सके। सर, मेरा आखिरी सवाल, अभी 2-3 दिन और आपका संसदीय क्षेत्र में दौरा रहने वाला है, किस बात पर फिलहाल पूरा आप कंसंट्रेट करने वाले हैं? मैं पूरा कोरोना संक्रमण को कम हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने कल रात तक जो मालूम किया था कि कोरोना संक्रमण की दर 10% है, 9% है, जबकि देश में कई जिलों के अंदर, कई प्रदेश के हिस्सों के अंदर अब कोरोना की रफ्तार 1%, 2%, 2.5% तक आ गई है। क्योंकि ये मेरा संसदीय क्षेत्र है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कोरोना संक्रमण की दर को कम करें। इसके लिए मैंने सभी जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक संस्थाओं को, जनता को आग्रह किया है कि कोरोना को अगर समाप्त करना है तो जब तक ये दर 0 नहीं होगी, जब तक हम कोरोना समाप्त नहीं कर सकते। और इसके लिए आवश्यक है कि हम